हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी, जिसमें मैं चैप्टर फर्स्ट की गद्यांश को हल कर रही हूँ। और आपको मैंने लास्ट पार्ट में 2 गद्यांश करवा दिए हैं। इस लेसन का नाम है रास का स्वरूप और इसके जो लेखक है वो है श्री वासुदेव शरण अग्रवाल। तो चलिए नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं। मैं इसमें भी पार्ट सेकंड जो लेकर आई हूँ, इसमें भी मैंने 2 गद्यांश को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश के सारांश को समझते हैं, क्योंकि गद्यांश के सारांश को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां पड़ी हैं, यानी कि सबसे पहले तो ये जो रेखांकित अंश है इनकी व्याख्या करने को आपको आ सकती है इस क्वेश्चन में, यानी कि इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें ये पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है और उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि लेखक जो बोल रहा है वो पृथ्वी के गर्भ में पड़ी हुई जो अमूल्य निधियाँ हैं उनकी चर्चा कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि इन्हीं अमूल्य निधियों के कारण ही पृथ्वी जो है वसुंधरा कहलाती है। और इस वसुंधरा यानी कि इसमें जितने भी आभूषण रत्न जो भी हैं उनसे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। तो यहाँ पर आगे बोला गया है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, यानी कि जो कि बहुत सालों से पृथ्वी की गर्भ में यानी कि पृथ्वी की गहराइयों में दबी हुई हैं, उन सारी धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में ही पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी कि जो दिन रात नदियां बहती रहती हैं, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर उनके जो पत्थर होते हैं उनको पीस पीस के मिट्टी के कणों में बदल देती हैं। और इसी कणों के कारण पृथ्वी की देह यानी कि जो धरती माता की जो शरीर है वो सजता है, क्योंकि धरती माता इसी मिट्टी के कारण ही वो भूमि कहलाती है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना यानी कि अत्यंत आवश्यक है। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में जितनी भी अमूल्य निधियां हैं उन सब की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं की जानकारी से ही हमारे देश का विकास होता है। फिर उसके बाद पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो गर्भ में जड़ पत्थर यानी कि बहुत ही अमूल्य रत्न राशियाँ पत्थर जो होते हैं वो कुशल कारीगरों द्वारा सवारे जाते हैं और वो एक सुंदरता का प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विद्या की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं और उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि नाना प्रकार के जो नग होते हैं यानी कि जो पत्थर होते हैं वो पृथ्वी यानी कि पहाड़ों से निकलकर वो नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं। और जब नदियों में प्रवाहित होते हैं तो नदियों के किनारों पे लग जाते हैं, जो कि सूर्य की रश्मियों से किरणों से चमकते हैं। और वही चमकते हुए पत्थर जब कुशल कारीगर के हाथ में पहुंचते हैं तो वो एक सुंदरता का रूप धारण कर लेते हैं और वही जो सौंदर्य का एक प्रतीक बन जाते हैं, जो कि नर नारी आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारी के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। यानी कि मैंने आपको बता ही दिया है कि नर नारी के आभूषण का प्रतीक बन जाते हैं, जो कि सौंदर्य प्रसाधन का एक भाग रहा है, जो कि आज कई नर नारी इन्हें आभूषणों को अपने ऊपर धारण करते हैं एक नए तरीके से। अतएव हमें उनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो पृथ्वी के गर्भ में पड़ी हैं अमूल्य निधियाँ उनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि धरती माता की कोख में ही मौजूद धातु जो है जो कि पत्थर और मिट्टी सभी के बारे में देशवासियों को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी आर्थिक उन्नति का प्रतीक है और इसी से ही हमारे देश की आर्थिक उन्नति होती है। तो मैंने आप लोगों को ये गद्यांश समझा दिया है। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं।
सो स्टूडेंट, ये है आपके गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि आपको पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और उक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश का जो संदर्भ है वो है पृथ्वी की महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। उसके गर्भ में जो अमूल्य राशियां हैं यानी कि अमूल्य निधियां हैं, उन सब की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही जानकारी ही हमारे देश की उन्नति का कारण है। और गद्यांश के पाठ का शीर्षक आपको मालूम है, रास का स्वरूप, और लेखक का नाम है श्री वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आप लोगों को ऊपर गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है, आप उसे दोबारा से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो धरती माँ को वसुंधरा उसके गर्भ में जो अमूल्य निधियाँ, जो आभूषण, धन, रत्न राशि जो भी हैं, उनके कारण ही धरती माँ को वसुंधरा कहा जाता है। यानी कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है कि जो अमूल्य नदियाँ उसके गर्भ में पली हुई हैं वो उनके कारण वसुंधरा कहलाती है। किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो जो पहाड़ों से पत्थर निकल के नदियों में बह जाते हैं और वो छोटे छोटे कणों का रूप जो कि मिट्टी बन जाते हैं, उसी मिट्टी के कारण पृथ्वी क्या देह सजा है। यानी कि पृथ्वी के शरीर को किससे सजाया गया है, उन कणों से बनी हुई मिट्टी से पृथ्वी के देह को सजाया गया है। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि जो पृथ्वी के अंदर अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं, तो उन सब की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी जानकारी के अनुसार ही हम आर्थिक विकास की उन्नति कर सकते हैं। अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी पड़ी हैं, तो पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियाँ पड़ी हुई हैं। तो यही है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आप अच्छे से इस गद्यांश को देख लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट गद्यांश को और देख लेते हैं हम। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर रास का भवन तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें लेखक ने ये कहा है कि अपनी धरती माता के प्रेम और व्यक्ति और धरती, यानी कि इस गद्यांश में ये बताया गया है कि जो आदर भाव है भूमि के प्रति मनुष्य का, वही एक दृढ़ बंधन है, और इसी दृढ़ बंधन पर रास का भवन तैयार किया जाता है। इसी चट्टान पर रास का जो चिर है जीवन आश्रित रहता है। यानी कि जो हमारे भूमि के प्रति प्रेम भावना है, आदर भाव है, इसी चट्टान पर रास का जो चिर है जीवन चिरस्थायी है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। यानी कि भूमि के प्रति हमारा लगाव, भूमि के प्रति हमारा सम्मान, आदर भाव ही इसी मर्यादा को मानकर ही राष्ट्र के प्रति मनुष्य और कर्तव्य के अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, यानी कि जो मनुष्य पृथ्वी के साथ प्रेम भाव से रहता है, उसके साथ कोई स्वार्थ नहीं करता है, तो पृथ्वी के साथ जो मनुष्य माता के समान व्यवहार करता है, तो माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी कि वही व्यक्ति पृथ्वी के, यानी कि इस धरती माता पर रहने का अधिकारी है। माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यानी कि जो धरती माता है उसके प्रति अनुराग यानी कि प्रेम, और सेवा भाव यानी कि जो हमारी सेवा है उसके प्रति उसके प्रति ही हमारा कर्तव्य एक पुत्र का कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। यानी कि पृथ्वी से हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमें पृथ्वी के साथ आदर भाव, सम्मान और अनुराग और बिना किसी स्वार्थ के साथ रहना है, चाहे हमें उसके साथ कुछ मिले या ना मिले। तो यानी कि निस्वार्थ भाव से ही उसकी सेवा करे, यही उसका धर्म है। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये गद्यांश समझा दिया है। तो चलिए क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आता ही है, उपयुक्त गद्यांश का पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको मालूम ही है। किस दृढ़ भित्ति पर रास का भवन तैयार किया जाता है। तो जो आदर भाव है, जो भूमि के प्रति मनुष्य का प्रेम है,
उसी दृढ़ भक्ति पे राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय हुआ है। यानी कि हमें ये मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो जो आदर भाव, निस्वार्थ भावना उसके प्रति रखनी है, उस मर्यादा को मानकर ही राष्ट्र के प्रति मनुष्य का कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जो ये मानता है कि पृथ्वी उसकी माँ है और उसके प्रति जो भावना है, निस्वार्थ भावना और प्रेम का जो भाव है वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसी व्यक्ति को यानी कि उसी मनुष्य के पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। तो पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य यह है कि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये गद्यांश अच्छे से समझा दिया है। ये जितने भी गद्यांश मैंने आप लोगों को करवाए हैं आप अच्छे से समझ लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। और स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दे दी है, अगर कोई भी पेरेंट्स जो कि परेशान हैं, जो नहीं करवा पा रहे हैं अपने बच्चों का एडमिशन, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग सारी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।